नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों ये थर्ड लेक्चर है विजन आईएएस मंथली मैगजीन का। इसमें हम लोग इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने पॉलिटी और आईआर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है उसके पीवाईक्यूज़ के साथ। इसके अंत में भी हम 25 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रुपीज़ डेप्रिसिएशन। रुपीज़ डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपीज़ रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी, टिपिकली द यूएस डॉलर और अदर मेजर ग्लोबल करेंसीज। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सपोज दैट कि आपके पास $1 है, आप मुझे $1 देते हैं, उसके बदले मुझे आपको 75 रुपीज़ देने पड़ते थे पहले। उसी $1 के बदले आज मुझे आपको 85 रुपीज़ देने पड़ते हैं। दैट मीन्स द एक्चुअल जो वैल्यू है मेरे करेंसी का वो डिक्लाइन हो गया। इसी को बोलते हैं रुपीज़ डेप्रिसिएशन। क्यों न्यूज़ में था? इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूएस डॉलर हैज ब्रीच 85 रुपीज़ ब्रीच हो गया था, इसलिए भी न्यूज़ था। और सेकंड शार्प जो इट इज़ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द लास्ट 2 ईयर, शार्पेस्ट डिक्लाइन था लास्ट 2 ईयर में। एक्सचेंज रेट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे इसके बाद हम लोग एक्सचेंज रेट, इट इज़ द प्राइस ऑफ द वन करेंसी, एक करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। जैसे रुपीज़ का प्राइस कितना है डॉलर की अपेक्षा, या तो रुपीज़ का प्राइस कितना है जो EU का होता है यूरो उसकी अपेक्षा। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट 3 टाइप का होता है जनरली। एक्सचेंज रेट फिक्स्ड जो होता है एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग जो होता है एक्सचेंज रेट होता है, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ डिटरमाइंड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि मार्केट में कितना रुपीज़ होना चाहिए, उस रुपीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट सप्लाई और डिमांड से। मार्केट में जितना डिमांड सप्लाई रहेगा उसके अकॉर्डिंग किसी भी करेंसी का प्राइस या तो उसका वैल्यू रहेगा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब यहाँ पे समटाइम इट इज मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक एंड जनरली इट इज फॉलो द रूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मार्केट। इसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इंडिया जो है वो यही वाला फॉलो करता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। अब देखेंगे हम लोग की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रुपीज़ डेप्रिसिएशन के लिए। कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल बैंक। देखिए, मॉडर्न डिजेनरेशन ऑफ द करेंसी क्राइसिस सीम्स टू बी ट्रिगर्ड बाय द मार्केट दैट कंडक्ट वैल्यू एट द रिस्क असेसमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। दिस अफेक्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऐसा क्या होता है ना कि किसी भी सेंट्रल बैंक के जो होता है जो रुपीज़ हैं या तो उसके बैलेंस शीट को असेसमेंट करने के बाद, जो अंदाज़ा लगाने के बाद जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, इसी को बोला जाता है कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो, तो अगर सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस शीट है अगर वो वीक है तो उसमें जो होता है रुपीज़ डेप्रिसिएशन होने के चांस ज़्यादा होता है। इलिक्विडिटी क्या होता है? इट अराइजेज आउट ऑफ द शॉर्ट टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी डेट बिकमिंग लार्जर देन द लिक्विड फॉरेन करेंसी एसेट्स। देखिए, शॉर्ट टर्म जो फॉरेन करेंसी का जो डेट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो लिक्विड जो फॉरेन करेंसी मार्केट में है उससे। इसके वजह से भी ये रुपीज़ डेप्रिसिएशन होता है। इन्फ्लेशन, ये इससे इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन इन द इंडिया कंपेयर टू द ट्रेडिंग पार्टनर इरोड्स क्या होता है? परचेजिंग पावर। सबसे पहले हम लोग 10 रुपये का कोई चीज़ खरीदते थे, अब हमको 15 रुपये का खरीदना पड़ रहा है क्योंकि उसका जो है प्राइस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये इरोड कर देता है अपने परचेजिंग पावर को। मॉनेटरी पॉलिसी का भी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन। सपोज देख कि आरबीआई ने किसी बॉन्ड का जो प्राइस बढ़ा दिया घटा दिया, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो एक्चुअल में प्राइस जो होता है अपना रुपीज़ का वो कितना रहेगा। कैपिटल आउटफ्लो, अगर फॉरेन इन्वेस्टर पुलिंग आउट फंड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट रिड्यूस फॉरेन रिजर्व्स। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होता कब है? सपोज दैट कि ये मार्केट है, इस मार्केट में जितना डिमांड है डॉलर का उतना डिमांड एक्चुअल में प्रेजेंट है। जब जो डॉलर जो होता है कम हो जाता है, रुपीज़ ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा रुपीज़ दे के भी डॉलर को खरीदने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पे जो होता है जो डिक्लाइन होता है, जो किसका वैल्यू हो जाता है वो रुपीज़ का। यहाँ पे सेम यही गेम होता है जब एक्चुअल जो कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है। जब कैपिटल आउटफ्लो मतलब कि डॉलर जो होता है या तो कोई भी जो करेंसी है वो बाहर चली गई मार्केट से, तो अब उस करेंसी का जो है डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई जो है वो कम है। तो रुपीज़ का जो सप्लाई ज़्यादा है, अभी भी सेम लेवल पे है, तो उस टाइम पे जो होता है रुपीज़ जो होता है वो ज़्यादा रुपीज़ दे के लोग उस करेंसी को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटल आउटफ्लो इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द रुपीज़ डेप्रिसिएशन। ट्रेड डेफिसिट होता है, अगर किसी का इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो उसकी वजह से भी है अपना रुपीज़ डेप्रिसिएशन है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं जैसे कि वॉर वगैरह हो गया, ऑयल प्राइस के जो होते हैं बढ़ गया, ये सभी रीज़न है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि रुपीज़ डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। जो रुपीज़ डेप्रिसिएशन, इसका देखिए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होता है? बूस्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। कैसे करता है बूस्ट को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज बिकम मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनल मार्केट ड्यू टू द लोअर प्राइस इन द डॉलर टर्म्स। सपोज दैट कि मेरा जो सामान है पहले वो 10 रुपये में जाता था इंटरनेशनल मार्केट में 10 रुपीज़ में, अब यही सामान जो होता है ये 7 रुपये में हो गया है। तो लोगों को खरीदना ज़्यादा आसान हो गया ना। तो लोग जब भी ये मार्केट
मार्केट में जाएगा तो ज़्यादा जल्दी खरीदेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को। हायर जो रेमिटेंस वैल्यू, NRI जो होता है बेनिफिटेड फ्रॉम द हायर रुपीज़ वैल्यू स्पेंडिंग, जो सेंडिंग मनी बैक टू द होम। सपोज दैट कि सबसे पहले मुझे $1 मिलता था, मैं फॉरेन में काम करता हूँ, मुझे $1 मिलता था, उस डॉलर का कीमत जो होता है इंडिया में 75 रुपीज़ हो, पर उसी जो डॉलर का रुपीज़ का कीमत 85 रुपीज़ हो गया और मुझे वहाँ $1 मिल रहा है, तो हायर रेमिटेंस जो होता है वो वैल्यू हायर रेमिटेंस हो जाता है उस वैल्यू का। इफेक्ट ऑन द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, अब वीकनिंग रुपीज़ में ऑल्सो रिजल्ट इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द राइज इन द एक्सपोर्ट। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हायर जो होता है इम्पोर्ट कास्ट। जब भी हम अब कोई भी चीज़ हम मंगवाएंगे तो पहले जो हम 50 रुपये में मंगवा लेते थे, अब हमको 70 रुपये दे के मंगवाना पड़ रहा है, दैट इज़ द हायर इम्पोर्ट कॉस्ट। अब वीकर रुपीज़ मेक्स इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव पर्टिकुलर टू द क्रूड ऑयल को। हायर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एज सम इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्ट डिपेंडेंस, दिस रिजल्ट इन द हायर प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जैसे कि कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि पहले सामान को 10 रुपये में मंगवाती थी, किसी अदर मार्केट से इंडिया में आता था, अब उसी चीज़ को उनको 15 रुपये में मंगवाना पड़ रहा है। तो जैसे ही ये आ जाएगा, अगर ये सामान से हम लोग कुछ और चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो दैट्स लिटिल द हायर इन्फ्लेशन इन द इंडिया। इफेक्ट ऑन द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, अब वीकनिंग रुपीज़ में ऑल्सो ट्रिगर्ड कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल जो होता है जो इंडिया में FDI या FIR है वो बाहर जा सकता है। और डिक्लाइन इन द फॉरेन FDI इनफ्लो, यही बात जो मैंने पहले बोला है वही बात है। अदर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फॉरेन डेट का जो होता है कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। पहले जो मुझे 10 रुपये लौटाना था, अब मुझे 15 रुपये लौटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे रुपीज़ का जो वैल्यू जो होता है वो कम हो गया है। रिड्यूस द परचेजिंग पावर एंड द हायर जो इम्पैक्ट कॉस्ट। परचेजिंग पावर के बारे में हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है कि हायर इम्पोर्ट कॉस्ट जो हो ही जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके, देखिए वे फॉरवर्ड में हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर्स ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेजर। RBI को मार्केट जो ऑपरेशन करना चाहिए स्टेल डॉलर्स जैसे ही। अब देखिए एक्चुअल में जो रुपीज़ डेप्रिसिएशन इसलिए हुआ है क्योंकि रुपीज़ में डॉलर जो है मार्केट में, डॉलर या तो कोई भी करेंसी जो यूरो वगैरह है उसका जो वो कम हो गया है कंपेयर टू रुपीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ज़्यादा डॉलर हमारे पास तो ऑलरेडी ये सब करेंसी जो होता है, तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस करेंसी को मार्केट में ज़्यादा जो फ्लो उसका बढ़ा देगी करेंसी। और उसके बाद RBI मार्केट ऑपरेशन सेल करेगी डॉलर्स को। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेगी विथ अदर जो कंट्रीज़ के साथ। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब कि मैं अपने करेंसी, हम दोनों एक दूसरे के करेंसी के साथ खरीद लेंगे। आप मेरे करेंसी से आप मेरा सामान खरीद लेना, अपना सामान खरीद लेना, मैं आपकी करेंसी से आपका सामान खरीद लूँगा। ये होता है करेंसी स्वैप। उसके बाद क्या होता है, विद अदर कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट करना है टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट को रैशनलाइज करना है, इंपोर्ट को जो होता है वो उससे कम करने की कोशिश करना है। लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए मेजर्स, डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड पेमेंट्स को। ट्रेड जो पेमेंट्स होता है, बूस्टिंग फॉरेन रिजर्व्स एंड द डाइवर्सिफाइंग ट्रेड पेमेंट्स। एग्जांपल यूजिंग NRI फॉर INR फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब वही रुपीज़ को इंटरनेशनल के रुपीज़ को यूज करना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ आप पहले पढ़े होंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, तो जैसे ये एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा तो जो फॉरेन जो करेंसीज है वो जो फॉरेन करेंसी जो वो ज़्यादा इंडिया में आएंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। दीज आर द फ्यू मेजर्स। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के साथ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज़। हमने ऊपर ही पढ़ा क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ मतलब क्या होता है कि रुपीज़ का जो होता है, हम लोग नॉर्मल जो एक्सचेंज में हम लोग जैसे डॉलर वगैरह, डॉलर को यूज करते हैं, यूरो को यूज करते हैं, उसी के जैसे हम लोग अपने रुपीज़ को भी मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे। रिसेंट क्या है, वाई इन द न्यूज, रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज्ड फेमा रेगुलेशन 1999 टू इनकरेज यूज ऑफ द इंडियन रुपीज़, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को। फेमा के अंदर जो चेंजेस लाके RBI ने ये लिबरलाइज कर दिया है कि जो इनकरेज किया है कि आप इंडियन रुपीज़ को यूज करिए क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के अंदर। रिसेंट चेंजेस मेड इन द फेमा क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने येलो से किया इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फेमा पूछ चुका है एक बार, एक दो बार UPSC एक अलग स्टेट PCS में कि कौन सी ईयर में पास हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। ये क्या होता है, पीपल रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया विल बी एबल टू ओपन इंडियन रुपीज़ अकाउंट इन ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ ऑथराइज डीलर बैंकर्स। ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब ऑथराइज जो डीलर जो बैंक्स होंगे उसमें इंडियन जो होंगे, इंडियन अपना जो वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। अदर क्या होता है, सेटल ट्रांजेक्शन विद अदर पर्सन रिसाइड आउटसाइड इंडिया यूजिंग बैलेंस इन देयर रिपैट्रिएबल जो इंडियन जो अपना रुपीज़ है अकाउंट्स, सच एज द स्पेशल नॉन रेसिडेंस रुपीज़ अकाउंट एज एंड स्पेशल रुपीज़ वस्ट्रो अकाउंट। अब यहाँ पे ये देखिए दो चीज़ें हैं कि और
वेस्ट्रो और नेस्ट्रो अकाउंट के बारे में, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडियन एक्सपोर्टर विल बी एबल टू ओपन अकाउंट इन द एनी जो फॉरेन करेंसी ओवरसी फॉर सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड ट्रांजेक्शन, मतलब जो एक्सपोर्टर हैं वो भी ओपन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी, किसी भी जो फॉरेन करेंसी ओवरसी में वहाँ भी अपना वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेस्ट्रो अकाउंट और नेस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन द डोमेस्टिक बैंक इन द लोकल करेंसी, मतलब कि कोई जो फॉरेन का जो सपोज दैट कि यूएस का कोई बैंक आके इंडिया में एक बैंक खोल रहा है, वो भी फॉरेन लोकल करेंसी के साथ, मतलब वहाँ से रुपीज़ में ट्रांजेक्शन हो गया। एग्जांपल, इफ़ यूएस बैंक सिटी बैंक होल्ड्स एन अकाउंट इन द इंडियन बैंक इन INR एंड इट्स SBI वेस्ट्रो, और ये क्या रहेगा SBI के लिए एक वेस्ट्रो अकाउंट। अलाउ फॉरेन जो बैंक रहते हैं, अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ओपन इन द अनदर कंट्री एंड फैसिलिटेट क्या करेगा ट्रांजेक्शन को। वेस्ट्रो नेस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डोमेस्टिक बैंक अकाउंट हेल्ड इन द फॉरेन बैंक इन द करेंसी ऑफ द ओवरसी करेंसी, मतलब कोई इंडियन जो होता है वो जाके किसी दूसरे कंट्री के किसी बैंक में अकाउंट खोल सकता है, वो भी उसी मतलब जो रीजनल करेंसी के अकॉर्डिंग। ये क्या करेगा? नेस्ट्रो अकाउंट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एंड ट्रेडिंग इन द फॉरेन करेंसी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ क्या होता है? यहाँ पे ये देखेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रुपीज़ इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया है। इट इन्वॉल्व प्रोमोटिंग द रुपीज़ फॉर द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। बेनिफिट क्या होगा इसके पहले हम लोग ये देखेंगे। रिड्यूस करेगा वल्नरेबिलिटी मतलब क्या? मतलब जब फॉरेन में जब कभी उसने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर लिया यूएस में, उस टाइम भी वल्नरेबल हो जाता है। कभी कभी जो डॉलर का प्राइस जो हाइक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अदर मेनी, तो ये वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला है कि रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन करेंसी पर्टिकुलरली डॉलर, इट विल शील्ड द इकोनॉमी फ्रॉम द सडन एक्सचेंज द रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी क्राइसिस और इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो ये हो गया रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। लिमिट करेगा एक्सचेंज रेट रिस्क को, प्रोटेक्शन फ्रॉम द करेंसी वॉलेटिलिटी नॉट ओनली रिड्यूस the cost of the doing business, it also enable growth of the business, improve the exchange of the Indian business to the grow globally। और इंडियन बिजनेस को भी ये हेल्प करेगा कि आप फॉरेन में भी जाके बिजनेस को ईजिली कर सकते हैं। लिमिट कर देगा एक्सचेंज रेट के रिस्क को, वो कम कर देगा। उसके बाद रिड्यूस करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, जैसे भी फॉरेक्स रिजर्व का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। और उसके बाद रुपीज़ का डेप्रिसिएशन वगैरह ये भी कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एंड डिपेंड ऑन द लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द कन्वर्टेबल करेंसी टू मैनेज एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है, इट ग्लोबली एक्सेप्टेड INR अलाउ द इंडियन गवर्नमेंट टू इशू डेट, जो इंडियन गवर्नमेंट का डेट होता है वो इंडियन के रुपीज़ में ही हम लोग अपना वापस दे सकते हैं। दैट विल हेल्प टू डेफिसिट फाइनेंसिंग में। स्ट्रेंथनिंग द इंडिया जो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, ग्रेटर ग्लोबल डिमांड फॉर INR इंक्रीजेस फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में भी जो है फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सच एज बॉन्ड एंड इक्विटी ब्रिंगिंग इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड और जो इक्विटी रहेगा वो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को FDI वगैरह को लाने में भी हेल्प करेगा। व्हाट इज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज़? कौन कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है कि कौन से क्राइटेरियाज विल रिक्वायर टू बिकम अ इंटरनेशनल करेंसी। देखिए, इंटरनेशनल करेंसी रेफर्स टू द करेंसी दैट इज यूज टू द हेल्ड बियॉन्ड द बॉर्डर, मतलब किसी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। और इशूइंग करेंसी नॉट जस्ट बाई कंट्रीज रेसिडेंट बट आल्सो बाई द नॉन रेसिडेंट्स, कोई भी रेसिडेंस नॉन रेसिडेंट्स कोई भी उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में यूज कर सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, वाइडली यूज होना चाहिए। करेंसी मस्ट बी कॉमनली यूटिलाइज इन द ग्लोबल ट्रांजेक्शन में कॉमनली यूटिलाइज होना चाहिए। और उसके बाद इकोनॉमिक फंडामेंटल से सच इकोनॉमिक साइज और ट्रेड जो नेटवर्क होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किसी भी उसका। और उसके बाद स्टेबिलिटी होना चाहिए। करेंसी शुड बी स्टेबल एंड इजीली कन्वर्टेबल, सबसे बड़ा वो स्टेबल होना चाहिए और इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ में? एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी होता है। वोलेटिलिटी क्या होगा? ये क्या बोल रहा है कि इट में रिजल्ट इन द पोटेंशियल इंक्रीज इन द वोलेटिलिटी ऑफ इट्स एक्सचेंज रेट इन द इनिशियल स्टेजेस में होता है। वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा और द टिफिन डायलेमा क्रिएट्स मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा इंक्लूडिंग द टिफिन डायलेमा वेयर द कंट्री स्ट्रगल टू बैलेंस ग्लोबल करेंसी डिमांड एंड द डोमेस्टिक मॉनेटरी नीड्स, मतलब जो अपना ग्लोबल जो करेंसी का रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा,
प्लस जो अपना डोमेस्टिक नीड है उसको, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डायनेमा। रिस्ट्रिक्टेड कन्वर्टेबिलिटी, INR इज फुली कन्वर्टेबल इन द करंट अकाउंट बट पार्सली इन द कैपिटल, मतलब कि जो इंडियन का जो रुपीज़ है वो करंट अकाउंट में पूरी तरीके से किया जाता है, पर अभी कैपिटल अकाउंट में पूरी तरीके से उन लोगों ने नहीं किया है, तो दैट विल बी ऑल्सो चैलेंज हुआ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ में। रिस्क ऑफ द एक्सटर्नल शॉक, गिवन द ओपन चैनल of the flow of the fund in and out of the country, it may increase the volatility of the financial system। फाइनेंशियल सिस्टम के भी वॉलेटिलिटी को वो इंक्रीज कर देगा जब रिस्क क्योंकि जो ओपनली कोई भी इंडियन रुपीज़ को यूज कर रहा है इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, तो इसके भी वन ऑफ द चैलेंज ये भी है। लैक ऑफ द ग्लोबल यूजेस, INR इज नॉट वाइडली यूज इन द ग्लोबल जो ट्रेड कंपेयर टू द डॉलर और उसके बाद यूरोपियन यूनियन का यूरो। फर्दर इट लैक्स डीपर लिक्विडिटी इन इंटरनेशनल जो फॉरेक्स मार्केट, तो इसका जो होता है फॉरेक्स मार्केट में है डीपर जो अभी पूरी ये पेनिट्रेट नहीं किया है। इंडियन रुपीज़ वॉज द लीगल टेंडर इन द गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग कुवैत, बहरीन, उसके बाद कतर, UAE अर्ली 1970s में, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। द स्टेप टेकन बाय द स्टेप टेकन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ को कौन सा स्टेप लेना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे UPI अडॉप्टेड इन सिंगापुर, फ्रांस, उसके बाद UAE, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशियस, नेपाल, तो ये इंटरनेशनल जो अपना पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहिए। मेमोरेंडम है MOU साइन करना चाहिए विद सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE, उसके बाद इंडोनेशिया और मालदीव टू इनकरेज द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन जो होता है वो करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, MOU वगैरह साइन कर दे। RBI स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान फॉर 2024-25 in its annual report 23-24 the RBI unveiled a strategic action plan for the 2024 and 25 aimed at promoting the internationalization of INR. It include permitting the opening of the INR account outside India और implementation of the स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट है जो इनका एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो ये दोनों के थ्रू वो बोले हैं कि वी विल इंक्रीज द रीच ऑफ द इंटर रुपीज़। स्पेशल वेस्ट्रो जो रुपीज़ अकाउंट, हमने वेस्ट्रो अकाउंट ऊपर बढ़ा है ऑलरेडी। RBI इनेबल INR जो ट्रेड सेटलमेंट विद इन 22 कंट्रीज बाई अलाउिंग द बैंक्स टू ओपन जो स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट। बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जा सकता है। INR इज द डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी द श्रीलंका में, जैसे कि श्रीलंका में INR को एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ पेमेंट सिस्टम हमने ऊपर ऑलरेडी पास किया है। UPI बात किया है, UPI वगैरह के बारे में, RTI, RTGS, NEFT, उसके बाद UPI वगैरह को इंटरनेशनली यूज करना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ द INR इन द कंटिन्यूस लिंक्ड सिस्टम में जो है CLS, ये CLS क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द फॉरेन जो करेंसी ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ INR को यूज करना, इंक्लूजन होना चाहिए CLS में। करेंसी स्वैप एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट, करेंसी स्वैप करना चाहिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करना चाहिए अदर कंट्रीज के साथ। इफर्ट टू फॉर द इंक्लूजन ऑफ द INR टू स्पेशल ड्राइंग SDR जो राइट्स है उसके अंदर जाके इसको भी वहाँ पे भी एफर्ट लगाना चाहिए कि इसको इंक्लूजन किया जाए। 5 मेजर करेंसी कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रेनबी, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड, ये है 5 जो करेंसी है जो ये SDR के पार्ट हैं। स्ट्रेंथन द मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट, हार्मोनाइजेशन ऑफ द KYC नॉर्म्स ऑफ द RBI एंड SEBI, ग्लोबस 24/5 जो INR मार्केट होना चाहिए, और इंक्लूजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में, तो ये भी हेल्प करेगा रुपीज़ को इंटरनेशनलाइजेशन करने में। तो फॉरेन एक्सचेंज फेमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फेमा जो है 1973 में इट रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा 1973 को रिप्लेस किया फेमा ने, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन द 1 जून ऑफ 2000 एंड इट रेगुलेटेड डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के। फेमा जो है इसी में हेल्प करती है। RBI इज द मॉनिटर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वाइल गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल ओवर पॉलिसी डिसीजंस को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वाइप WPI का है जो WPI बेस ईयर का रिवीजन के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कंस्टिट्यूटेड द वर्किंग ग्रुप ऑफ द बेस ईयर ग्रुप फॉर द बेस ईयर ऑफ द करंट सीरीज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स
फ्रॉम बेस कितना है अभी 11-12 जो है इसका बेस ईयर, तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको 22-23 किया जाए। तो ये पूछ सकता है कि अभी जो करंट जो बेस ईयर कितना है, तो ये पूछ कौन सी कमेटी जो है चेयरमैन कौन है पीसीएस में पूछा जा सकता है। रमेश चंद जो है वो नीति आयोग के पहले मेंबर हैं, उन्हीं को इसका चेयरमैन बनाया गया है। एडिशनली द ग्रुप विल आल्सो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेड रोड मैप फॉर द स्विच ओवर द WPI टू PPI जो होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके हमको WPI से क्या PPI की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी ये कमेटी सजेस्ट करेगी। WPI क्या होता है? इट मेजर्स ऑफ द एवरेज चेंजेस ऑफ द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड सेट ऑफ द गुड्स एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बल्क सेल इन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। ये क्या चेक करता है कि एक डोमेस्टिक मार्केट में किसी भी गुड्स का जो एवरेज चेंजेस ऑफ द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड सेट ऑफ द गुड्स, किसी भी गुड्स का प्राइस जो है एवरेज चेंजेस कितना आता है उस प्राइस में एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बल्क सेल, जब उसको बल्क में सेल किया जाता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन के रूप में इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो उसी को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिलीज बाई कौन करता है? रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री DPPI, IIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री का ये पार्ट है। मेजरमेंट क्या करता है? मेजर द वेटेज एवरेज ऑफ द बास्केट ऑफ द कमोडिटीज़ को। आप ये ध्यान में दिए, यहाँ पे सिर्फ गुड्स होता है, सर्विसेज नहीं होता है। अलग अलग जो होता है कंपोजिशन ऑफ द बास्केट जो होता है, इतने आइटम्स है, 697 आइटम्स है, 3 मेजर ग्रुप्स में है। प्राइमरी आर्टिकल्स होता है, उसके बाद फ्यूल एंड पावर्स होता है, और मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं प्रोडक्ट्स, ये 3 पार्ट में अलग अलग होते हैं। देखते हैं कि नीड फॉर द रिवीजन ऑफ द WPI, सबसे ज़्यादा नीड क्यों है इसका? क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, फंडामेंटल चेंजेस इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो देयर इज डिमांड है कि वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द WPI टू PPI। अपडेटिंग द कमोडिटीज़ जो बास्केट है टू अलाउ फॉर द इंक्लूजन द इमर्जिंग प्रोडक्ट्स एंड द रिमूवल ऑफ द ऑब्सोलेट जो वन है, जो पुराने वाले हैं उनको, जिनका कोई ज़रूरत नहीं है उनको हटाना है और नए को ऐड करना है। ये भी गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंक्लूड करना है, GST को भी WPI के, इसीलिए इसको WPI का नीड फॉर द रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए डाला गया है। अबाउट जो प्रोड्यूसर PPI क्या होता है? इट मेजर्स द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर रिसीव फॉर हिज गुड एंड सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। कोई भी देखिए प्रोड्यूसर जो है वो कितना जो है एवरेज प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव, कितना प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिलता है जब वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट करता है, तो कितना उसको प्राइस मिलता है, इसी को बोलते हैं PPI। 2 टाइप का होता है, आउटपुट PPI होता है और इनपुट PPI होता है। आउटपुट PPI के मेजर द एवरेज प्राइस एक्सचेंज ऑफ ऑल कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एन एक्टिविटी एंड सोल्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब क्या? मेजर द एवरेज प्राइस चेंज फ्रॉम ऑल कवर्ड गुड्स, जितने भी कवर्ड गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके जो एवरेज जो होता है, उसके सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को वो एवरेज को मेजर करता है। और इनपुट PPI में मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द इंटरमीडिएट जो इनपुट्स होते हैं उसको। नीड टू रिप्लेस WPI बाई PPI क्या क्या है? जो मल्टीपल जो है काउंटिंग जो होता है बायस होता है, WPI हैज इन बिल्ड बायस ड्यू टू डबल मल्टीपल जो काउंटिंग होता है। कई जगह पे अलग अलग, एक जगह पे सेम ही प्रोडक्ट का एक जगह यहाँ भी काउंट हो रहा है, दूसरे जगह भी हो रहा है, इसलिए एक्सक्लूजन ऑफ द सर्विसेज, ये सर्विसेज नहीं इंक्लूड करता है। 55% ऑफ GDP है सर्विसेज, उसके बावजूद भी सर्विसेज आर द नॉट पार्ट ऑफ द WPI। एक्सक्लूजन ऑफ द टैक्सेस, हमने ऊपर बात किया है कि GST इसका पार्ट नहीं है, इसके लिए भी हमने इसको रिवीजन के लिए डाला है। एडवांटेज ऑफ द PPI कवर द सर्विसेज होता है, एज PPI के भी एडवांटेज हैं, इसलिए भी हम छोड़ रहे हैं कि हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखिए अब हम लोग मेजर डिफरेंसेस देखेंगे WPI, PPI और CPI के बारे में। देखिए WPI का डेफिनेशन क्या होता है? मेजर द प्राइस चेंजेस इन द होल जो है वो होल लेवल बिफोर रिटेल, बेचने से पहले प्राइस चेंजेस कितना होते हैं। PPI में क्या होता है? मेजर प्राइस चेंजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल पे जो होता है प्राइस में चेंजेस क्या होता है बाई प्रोड्यूसर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ये सिर्फ गुड्स के लिए होता है। CPI में क्या होता है? चेंजेस एट द कंज्यूमर्स लेवल रिटेल प्राइस पेड बाई द कंज्यूमर। ये स्कोप क्या होता है? कवर क्या है? गुड्स कोई सिर्फ कवर करता है WPI, PPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को करता है, और CPI भी है जो कंज्यूमर जो है प्राइस इंडेक्स, ये भी कवर करता है किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। बेस ईयर क्या है? 2011-12 है, इसका 2012 है। बस ये याद रखना कि 2012 है, कन्फ्यूजन में कभी कभी हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, ये याद रखना है। कंपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमने ऑलरेडी देख लिया है। आर सर्विसेज इंक्लूड इसके अंदर तो नहीं होता है, WPI के अंदर, इस दोनों के अंदर PPI और CPI के अंदर का इंक्लूड होता है। मेजर क्या करता है?
द वेटेज ऑफ द WPI बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, जो वैल्यू, जो प्रोडक्शन जो होता है वैल्यू उसके डिपेंड करता है। वेटेज ऑफ द आइटम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सप्लाई, जो होता है कितना सप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है PPI का। और WPI क्या है, वेटेज ऑफ द CPI बास्केट आर बेस्ड ऑन द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के जो एवरेज जो होता है उसके पे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। इंक्लूजन ऑफ द टैक्सेस जो होता है, एक्सक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये एक्सक्लूड करता है, जैसे GST हो गया इसको। सम वेरिएंट्स ऑफ द PPI में इंक्लूड टैक्सेस इफ दे आर पास्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, कुछ जो करता है जो PPI होता है, पर जो CPI क्या होता है, इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये इंक्लूड करता है। मल्टीपल काउंटिंग होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें ही होता है दोनों में, CPI या WPI में। PPI में ऐसा कोई भी नहीं है। पब्लिश बाय द, हमने पढ़ा कि DPIIT जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, वो रिलीज करती है WPI को, और इसका तो अभी तक कोई फिक्स नहीं है PPI का। और जो NSA जो होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर जो है वो रिलीज करती है CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंक्लूजन क्या होना चाहिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट कौन देता है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स। नीति आयोग ने रिलीज किया है फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स 2025 को, टू थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल स्टेटस ऑफ द सब नेशनल लेवल एंड गाइड पॉलिसी रिफॉर्म फॉर द सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए रिजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसी रिफॉर्म के लिए नीति आयोग हर साल जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकालती है, फिजिकल स्टेटस बताती है सब नेशनल लेवल पे। तो इसमें हेल्प कैसे करता है, ये क्या करता है, जब हमको पता है कि फिजिकल हेल्थ कैसा है, मतलब मुझे ये पता है कि मेरे पास कितना रुपया है, तो मैं कहाँ कहाँ उसको शेयर कर सकता हूँ या तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो होता है नीति आयोग का, ये हेल्प करता है। देखिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है तो वो RBI देगा, इसी में कंफ्यूजन होगा, ये गलत हो सकता है। FPI जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है FHI है, रिपोर्ट्स विल बी एन एनुअल एप्लीकेशन फोकसिंग ऑन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करता है। इट विल ऑफर डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, डेटा को जो कंपाइल करके ये बनाया जाता है, दैट विल बी लीवरेज फॉर द इन्फॉर्म स्टेट लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द फिजिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी इन द नेशन। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 क्या बोलता है कि इसमें देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस कुछ चीज़ें इसको देखना है जो मैंने इसको मार्क किया है। अचीवर जो होता है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अचीवर फ्रंट 4 में है, अचीवर फ्रंट रनर होते हैं, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल होते हैं। अचीवर जो होता है ग्रेटर देन 50 वालों को अचीवर बोलते हैं। फ्रंट रनर मतलब 40 से 50 के, जो 40 से ऊपर होना चाहिए 50 के आसपास वो। परफॉर्मर क्या होता है, ग्रेटर देन 25 और लेस देन कितना होना चाहिए 40। एंड एस्पिरेशनल जो होते हैं लेस देन और इक्वल टू 25 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए जो इसके की फाइंडिंग्स हैं इस साल का, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा जो है। और उसके बाद जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो एलोकेटिंग 27% ऑफ इज द डेवलपमेंट फंड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक एंड यूपी। ये यूपी PCS में इस बार 2024 में एक क्वेश्चन भी था कि हाईएस्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा स्टेट करता है। शिफ्टिंग ऑफ द मतलब कि फिजिकल हेल्थ सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करता है, कॉम्पिटिशन करते हैं बिटवीन द स्टेट, जो कंपटीशन करते हैं रिड्यूस करने का, क्या अपना जो कैपिटल नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट टू अलाइन देयर फिजिकल स्ट्रेटजी विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव, इंश्योरिंग देयर कंट्रीब्यूटेड टू द गोल ऑफ द फिजिकली स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाता है। इंडेक्स कैन प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक मेजर्स टू हाउ वेल स्टेट्स मैनेज देयर फाइनेंसेस, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग के भी फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। देखिए इसको आप लोग मेंस में कोई भी यूज कर सकता है। विकसित भारत बाई 2047 हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है हाउस होल्ड, जो अब ये लोग डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये की फाइंडिंग्स में क्या मिलता है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही, बाकी सारी चीज़ें तो इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमने ये देख लिया कि हाईएस्ट मध्य प्रदेश, जो उड़ीसा है, गोवा का, कर्नाटक एंड यूपी। मैंने बताया भी कि यूपी के 2024 का PYQ का भी क्वेश्चन है। एलोकेटिंग 27% ऑफ डेवलपमेंट फंड्स टू द कैपिटल। सिग्निफिकेंस क्या है हमने ये देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएससी रिलीज द रिजल्ट ऑफ द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे क्या होता है पहले ये देखेंगे। इसका एम होता है कि हाउस होल्ड कंजप्शन जो हाउस होल्ड मतलब जो जनरल जो घरों में या तो एक फैमिलीज़ में कितना कंजप्शन हो रहा है उसी के बारे में ये टू कैप्चर डिटेल डाटा ऑफ द हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न इसेंशियल फॉर एनालाइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेल बींग अक्रॉस इंडिया। यही होता है हाउस होल्ड जो कंजप्शन सर्वे एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है मोस्टली डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 कंसेक्यूटिव सर्वे ऑन अ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2023-2024। जनरली ये जान लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, जो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है रूरल का कितना है 4122 रुपीज़ और 6996 रुपीज़ जो है वो अर्बन का है। जो कि ये और ग्रोथ जो है एमपी जो है कि MPC मीन्स वो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज बाई 9% इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में देखिए 9% के साथ बढ़ा है और अर्बन में जो है वो 8% के साथ बढ़ा है 2023 में। अर्बन एंड रूरल जो गैप है जो रिड्यूस हुआ है कितना 84% से 2011-12 से 84% टू 70%, मतलब 10% जो है वो जो अर्बन और जो रूरल का जो गैप है वो भी रिड्यूस हुआ है। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन नॉन फूड आइटम्स पे नॉन फूड आइटम डोमिनेट एक्सपेंडिचर 53% आइटम जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ है नॉन फूड आइटम पे 60% अर्बन विद द मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कन्वेंस। उसके बाद परसेंटेज शेयर ऑफ द फूड इन एवरी मंथली एक्सपेंडिचर हैज फॉलन। जो फूड पे जो है ना जो परसेंटेज कितना है वो फॉल हो गया है कम हो गया है, पर नॉन फूड आइटम पे है जो बढ़ गया है। गिनी कोफिशिएंट जो रहता है प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है व्हाट जो स्टेट PCS रहता है उसमें कि गिनी कोफिशिएंट, तो ये इनकम इनक्वालिटी से रिलेटेड रहता है, बस ये याद रखना है। इनइक्वालिटी फॉर स्टेट MPSC जो है ना जो मंथली पर कैपिटा जो है इज द हाईएस्ट इन कहाँ पे है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ में सिक्किम में और लोवेस्ट कहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ में है। हाउस होल्ड कंजम्पशन जो सर्वे है हमने ये देख लिया कि क्या होता है कंडक्टेड बाई NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये कंडक्ट करता है। और की ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है कंजम्पशन पैटर्न पता करने के लिए कि कैप्चर द डेटा ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज रिफ्लेक्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड वेल बींग। कंजम्पशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि प्राइस इंडेक्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द वेइंग जो वेटिंग क्या होता है डायग्राम्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द रिवाइजिंग द बेस ईयर फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज GDP और CPI में भी ये हेल्प करता है। नेशनल NSSO क्या होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या है 1950 में बना था एज पार्ट ऑफ NSSO। और उसके बाद द कंट्रोल किसके अंदर द कंट्रोल ऑफ द मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के है। पर्पज़ क्या है टू कंडक्ट द लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस। मेजर जो सर्वे कंडक्टेड कौन कौन से हैं ये याद रखना, एक दो क्वेश्चन ये इसमें से भी पूछ लेता है क्योंकि 2022 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है ये भी यही करता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है और लीगल टेंडर कोई भी है सबसे पहले देखेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो एनी मनी दैट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल वन इन द डिजिटल और द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिजिटली या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी करेंसी जो है अवेलेबल उसको डिजिटल करेंसी बोलती हैं। जनरली बस ये जान ला दे आर हैंडल प्रिजर्व एंड एक्सचेंज ड्यूरिंग यूजिंग डिजिटल करेंसी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इंटरनेट और वगैरह के थ्रू इसको हैंडल प्रिजर्व और एक्सचेंज किया जाता है। ये डिजिटल करेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और उसके बाद ये देखिए 3 टाइप्स ऑफ तो होता है डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो होता है जो पता है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। क्रिप्टो करेंसी जो कि मतलब हाईली जो उसका जो क्या है बहुत ज़्यादा माइनिंग में अलग से जो चार्जेस वगैरह इसके लगते हैं। ये भी रेगुलेट द जनरेशन ऑफ द न्यू यूनिट्स एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन यूजिंग क्रिप्टोजेनिक जो मेथड जो लेजर इज द यूज टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन। बस एग्जांपल में याद रखना बिटकॉइन होता है। CBDC क्या होता है डिजिटल करेंसी डिजिटल वर्जन ऑफ फियाट करेंसी। और उसके बाद जो यूज्ड बाई इशूड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट
मेंटेन द रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल जो है करेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है CBDC क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है जो करेंसी एक फियाट करेंसी भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेंटेन क्या करता है, रिलायबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल जो करेंसीज, जैसे सेंट्रलाइज्ड, और ये सेंट्रलाइज्ड होता है। एग्जांपल में जैसे कि डिजिटल रुपीज हो गया। स्टेबल कॉइन क्या होता है, टिपिकली ब्लॉक्ड बाय द स्टेबल कॉइन टिपिकली बैक्ड बाय द अंडरलाइंग एसेट्स रिजर्व और बाय एल्गोरिदम दैट मॉडिफाई द सप्लाई बेस ऑफ द मार्केट। मतलब ये कोई ऐसा जो स्टेबल कॉइन जो होता है, दोज हु आर बैक्ड बाय सम ऑफ द अंडरलाइंग, जैसे शब्द गोल्ड वगैरह से ये बैक्ड रहता है। एग्जाम ये देखिए, ये भी सेंट्रलाइज और हाइब्रिड टाइप का रहता है। और ये एग्जाम आप कर सकते हैं कि थेटर जो है ना, ये एक वन ऑफ द सब स्टेबल कॉइन है। CBDC इज द लीगल टेंडर होता है, अ सेंट्रल बैंक liability in the digital form denomination in sovereign country and appearing as the central bank sheet. The type CBDC wholesale CBDC क्या होता है, used among the bank and other जो licensed financial institution for the internal पेमेंट एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। आप ये देखिए, होलसेल जो CBDC होता है वो बैंक के द्वारा यूज किया जाता है इंटर बैंक पेमेंट और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के रूप में। रिटेल जो होता है वो जनरल पब्लिक यूज करती है डिजिटल वॉलेट स्मार्टफोन्स के थ्रू। दो टाइप का होता है इसमें भी, टोकन बेस्ड CBDC और अकाउंट बेस्ड CBDC। इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, बस जनरली डालिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CBDC। दूसरा होलसेल CBDC, बस सेंट्रल बैंक जो बैंक्स रहती हैं वो यूज करते हैं इंटर बैंक पेमेंट और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए। रिटेल वाला देख लीजिए, ठीक है। आगे लीगल टेंडर देख लेते हैं कि हम लोग क्या होता है। ऑफिस में जो कोई भी ऑफिशियल करेंसी दैट कंट्रीज लॉ रिकॉग्नाइज टू वैलिड फॉर सेटिंग डेट एंड फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन को, उसी को लीगल तो कोई भी लॉ अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया इसलिए लीगल हो गया। फियाट करेंसी होता है करेंसी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए लीगल टेंडर, जिसको लीगल टेंडर जो कि सारे जो डेट वगैरह जो है या तो ऑफिशियल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी है, दैट करेंसी इज कॉल्ड फियाट करेंसी। पोटेंशियल जो बेनिफिट ऑफ CBDC, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। CBDC कैन गिव अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड पीपल एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट सर्विस अलाउइंग देम टू एंगेज मोर फुल्ली इन द इकोनॉमी। करेक्ट है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। एलिमिनेशन ऑफ द इंटरमीडियरी जो कमर्शियल बैंक और पेमेंट प्रोसेस, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन फीस फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल। सो और भी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑफ द कैश ऑफ द प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजिंग बाय द फिजिकल करेंसी, इसको रिड्यूस करता है। इसको उसके बाद इंप्रूव करता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में। सेंट्रल बैंक कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्ट स्टिमुलस मेजर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन फंड इंस्टेंटली टू सिटीजन्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देख सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट एफिशिएंसी देखना है तो देखिए, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट एफिशिएंसी है, CBDC कैन सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट, रिड्यूसिंग द रिलायबिलिटी एंड द इंटरमीडियरीज। जैसे स्विफ्ट वगैरह पे जो है वो ज़्यादा उनको जो रिलायंसी रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद प्रोग्रामेबल पेमेंट मैकेनिज्म, मतलब आप अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, जैसे PDS के यूज करने के लिए आप ऐसा कोई करेंसी दे रहे हैं जो सिर्फ PDS के लिए ही यूज हो, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। सब्सिडीज में फर्टिलाइजर वगैरह के लिए भी ऐसा दे सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, आर वल्नरेबल टू साइबर अटैक, हैकिंग एंड डेटा ब्रीचिंग। प्राइवेसी जो कंसर्न के बारे में देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रेज डेटा जो प्रोटेक्शन इश्यूज़ को भी कर सकता है। डिजिटल जो डिवाइड करता है बहुत ज़्यादा, अभी तो कुछ ही परसेंट जो है 70 to 80% जो है लोगों पे जो है डिजिटली एम्पावर हुए हैं। और स्टिल जो हमने ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो अबाउट द परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन दोज हु कैन यूज Gmail एंड कैन लिंक द एनी फाइल एंड सेंड टू द, तो ये भी डेटा आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिजिटली कैसे डिवाइड है सोसाइटी में। इंटरनेशनल रेगुलेटरी चैलेंजेस, क्रॉस बॉर्डर यूजर CBDC रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग एंड रेगुलर आर्बिट्रेज जो होता है। थ्रेट टू द मॉनेटरी जो सोवरेनिटी, इफ पीपल प्रेफर टू फॉरेन CBDC ओवर देयर नेशनल करेंसी दैट कुड लीड टू द वीकल मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, अपना फॉरेन करेंसी को ज़्यादा यूज करने लगे अगर कोई, देन अवर ओन, मतलब मैंने CBDC में जो इंडियन रुपीज़ को छोड़ के दूसरा यूज करने लगा क्योंकि फ्रीडम तो है, तो ये वीक कर सकता है अपने नेशनल करेंसी को।
ये देख सकते हैं कि इंडियन डिजिटल रूपी ई रूपीज़ के बारे में देख सकते हैं, थोड़ा सा ये पीवाई इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इट इज़ डिजिटल फॉर्म ऑफ द फिएट करेंसी इशूड एंड रेगुलेटेड बाई आरबीआई। करंटली इन द पायलट मोड में है ये। इट इज़ अवेलेबल इन द सेम डिनोमिनेशन एज अ फिजिकल करेंसी, जैसे है वैसे ही ये रहेगा। लीगल टेंडर भी है। लाइबिलिटी ऑफ द रिजर्व बैंक रहेगा किसका, आरबीआई का, रिजर्व बैंक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बैलेंस करना है प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी को। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी सच एज जीरो नॉलेज प्रूफ एंड द प्रिवेसी जो पर प्रिजर्विंग डिजिटल जो लेजर सोल्यूशन कैन जो इंश्योर द यूज प्रिवेसी वाइल इनेबलिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट जी। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी इंटेग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दो। स्पेसिफिक यूज ऑफ द सीबीडीसी सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर सब्सिडीज एंड जैसे हमने ऊपर ही बात किया डीबीटी के लिए सब्सिडीज है उसके लिए स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगर हम लोग लिंक कर देंगे तो भी जो फ्रॉड का चांसेस रहेंगे वो सब रिड्यूस हो जाएंगे। रेगुलेटरी एंड द लीगल फ्रेमवर्क करना चाहिए। स्टेट नीड टू अनएनिमसली डिफाइन द सीबीडीसी एंड अदर डिजिटल करेंसी लीगल स्टेटस, लाइबिलिटीज एंड कंज्यूमर्स राइट टू प्रिवेंट मिसयूज। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन करना चाहिए अलग अलग कंट्रीज के साथ सो दैट वी कैन यूज फ्रीली सीबीडीसी को। इंडियन डिजिटल करेंसी, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ MIT जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लीड किया कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टाइटल द एस्टिमेशन एंड मेजर्स ऑफ द इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। बस ये याद रखना कि कौन रिलीज करता है। स्टडी क्या बोलता है, डन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। स्टडी किसने किया है, इसने किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, कौन सा, OECD का जो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है उसके जो क्राइटेरिया और एक ADB का, इन दोनों का जो एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसी के बेस्ड पे हमने किया है। इन विल बी द फर्स्ट, इंडिया विल बी द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू यूज the OECD framework to estimate the size of the digital economy. OECD approach also जो include the digital share of the transaction industry like trade करा, banking, financial service और insurance, इसी को इसीलिए ये इन सबको कंसिडर करता है OECD अप्रोच, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। डिजिटल करेंसी क्या होता है, इट जनरली रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ICT सर्विस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Its brands जो definition include both the ICT sector and part of the traditional sector that have been integrated with the digital technology. IMF को according to IMF overview of the India's digital economy। सबसे ज़्यादा देखिए ये पूरे जो आर्टिकल है उसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि इसमें हम लोग डेटा देख सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड कंट्री है एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। 12 अमंग द G20 कंट्रीज इन द लेवल ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड इंडिविजुअल यूजर्स। कंट्रीब्यूट कितना 11.74% ऑफ द नेशनल इनकम को करता है। और उसके बाद जो है लाइकली टू राइज 13.42% बाई 2024-25। शेयर विल बी बिकम लार्जर देन दैट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इन दिस सेक्टर इज 5 टाइम हायर देन अदर सेक्टर। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेटा। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखते हैं, डिजिटल इकोनॉमी जो इनेबलिंग जो इंडस्ट्री जो है वो 7.83% ऑफ GVA करता है। न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 2% ऑफ GVA और अदर में देखेंगे तो 2% तो नेशनल GVA अदर में है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड ये सब के अंदर। बेनिफिट्स क्या है, इन्हेंस करेगा एक्सपोर्ट को, सेकेंड लार्जेस्ट जो हाईएस्ट ICT सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बिहाइंड द आयरलैंड। आयरलैंड के बाद फिल्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि आयरलैंड के बाद वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ICT सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इन्हांस करेगा सर्विस डिलीवरी को, हॉस्पिटल, संजीवनी वगैरह जो हमने लॉन्च किया हुआ है। इंक्रीज करेगा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, GST वगैरह और जो होता है ईजिली जो होता है इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। बूस्ट करेगा टू स्टार्टअप एंड इनोवेशन। थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द होम टाउन है हमारा, थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ होम टाउन यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड है, इसलिए भी हेल्प करेगा। और ऑल्सो होल्ड द 50% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। रिड्यूसिंग करेगा इनक्वालिटी प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट पे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम वगैरह में हमको हेल्प करेगा। अदर में जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में है, तो उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में यूज करने के लिए हेल्प करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है, दीज आर द ऑफशोर सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय द मल्टीनेशनल, कोई भी मल्टीनेशनल जो कॉपरेटर हैं, टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रिसर्च सेंटर, IT सपोर्ट एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट।
मेजर इनिशिएटिव ड्राइव फॉर द डिजिटल इकोनॉमी के लिए हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया, भारत लिंक लॉन्च किया है। डिजिटल आइडेंटिटी और इंक्लूजन के लिए हमने आधार जो होता है इसको लॉन्च किया। डिजिटल लिटरेसी के लिए हमने क्या लिया, पीएम दिशा नाम का एक वो लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है। डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस के लिए यूपीआई, भीम, क्यूआर कोड, रुपए वगैरह, डीबीटी हमको पता ही है। उमंग ऐप जो है वो ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज के लिए है। उमंग ऐप साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडियन जो I4C जो इंडियन का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, ये डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का अभी रिसेंटली जो हुआ है, ये सब जो है हमने मेजर्स लिए हुए हैं। इंडिया स्टैक जानते ही आपको, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक सर्विसेज। भाषणी जो है ये जो मतलब कि AI बेस्ड जो लैंग्वेज को अलग अलग भाषा को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद ओपन नेटवर्क जो ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डेमोक्रेटाइजिंग जो डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप इंडिया। दीज आर द फ्यू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, यूनिवर्सल डेफिनेशन में जो है वो अलग अलग है, इसलिए इसमें वन ऑफ द चैलेंजेस है लैक ऑफ द रिलायबिलिटी। इसके ये मेन सोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही देख लेना है। स्कैरसिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट एंड द ग्रेजुअल डेटा पोजेस द पोटेंशियल ट्रेड ऑफ बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस इन द कैप्चरिंग द डिजिटल इकोनॉमी, साइबर अटैक एंड साइबर क्राइम, डिजिटल जो अरेस्ट एंड द साइबर स्लेवरी, प्राइवेसी वायलेशन एंड रिसेंट कंसर्न, मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा, मिस इन्फॉर्मेशन और मोनोपोलिस्टिक हो। पुअर जो लिटरेसी रेट, 70% ऑफ इंडियन यूथ एज बिटवीन 15 to 29 ईयर्स कैन नॉट जो सेंड ईमेल्स विद फाइल्स अटैच्ड, यही हमने बात किया था ऊपर। इसके बाद अदर्स जो होता है टेक ऑफ टेक ऑन द सेमीकंडक्टर, उसके बाद वैल्यू एडिशन वगैरह, टेलीकॉम वगैरह का, ये सब अदर जो है की चैलेंजेस। वेयर फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, रिलायबल डेटा कलेक्शन होता है, पीरियडिक अपडेट एंड द एक्सपेंडिंग एस्टिमेशन फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। उसके बाद प्रमोटिंग करना है डिजिटल लिटरेसी, और उसके बाद स्किलिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट डिजिटल लिटरेसी इन द स्कूल करिकुलम में करना है, उसको मिनिमाइज करना है। रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज द क्रिप्टो करेंसी एंड जनरेटिव AI वगैरह की वजह से जो मिनिमाइज करना है कि रेगुलेटरी जो उनका अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए। मेक हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड यूनिवर्सल, बिल्डिंग अ रिजिलियंट फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड। उसके बाद इन्हेंस करना है साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, बिल्ड अक्रॉस कंट्री कोलेबोरेशन टू आइडेंटिफाई मिटिगेंट साइबर क्राइम, और इम्प्रूव करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट। बस ऐसे याद रखना कि मिनिस्ट्री जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने उसने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च किया है। कितना ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना रहेगा, 1.5 लाख रुपये। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है इससे आने का, जो स्टेट का जो भी PCS है उसमें डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने लाख रुपये का है। तो देखिए 1.5 लाख जो रुपये, मतलब 1.5 लाख रुपये 7 डेज़ के लिए वो लोग रीइम्बर्समेंट करेंगे। और उसके बाद क्लेम्स रेज्ड बाय द हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट भी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से जाएगा। आयुष्मान भारत PM जय जो पैकेज फ्रॉम द ट्रोमा और पॉली ट्रोमा के लिए। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। 2 लाख कंपनसेशन, एक एक्स्ट्रा जो क्राइटेरिया की जगह उसने क्राइटेरिया लिख दिया है। उसके बाद पेमेंट 2 लाख के कंपनसेशन फॉर द फैमिली ऑफ डिसीज्ड। और उसके बाद विक्टिम इन हिट एंड रन केसेस में। डेटा बैंक क्या बताता है, 50% राइज इन द फर्टिलिटी बिटवीन 2010 से 2021 इन कॉन्ट्रैक्ट टू 5% इन द ग्लोबल डिक्लाइन। मतलब इंडिया में जो होता है 50% राइज हो गया है और वर्ल्ड में 5% डिक्लाइन हुआ है। ये बहुत ही मतलब हमारे लिए चिंतनीय ये एक विषय है, इसलिए ये आप इसको ये डेटा लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर रोड एक्सीडेंट वगैरह के बारे में लिखना है। नीड क्यों है, हाई रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी होता है, ये डेटा से सपोर्ट करिए। गोल्डन आवर ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो शुरू के जो कुछ आवर्स होते हैं डेटा कंसिडर्ड है जो गोल्डन आवर। फाइनेंशियल बर्डन है विक्टिम को फाइनेंशियल बर्डन होता है, दिस लीड्स टू उनको एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो इसमें भी हेल्प करेगा। इन्हेंस कर दे इमरजेंसी रिस्पांस को भी हेल्प करेगा। स्ट्रीमलाइन एक्सीडेंट रिपोर्ट्स एंड हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन। गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट भी जो रहेगा कि इंडिया का ब्रॉडर गोल जो है कि फर्टिलिटी को रिड्यूस करना है 50% बाई 2030, और उसमें भी ये हेल्प करेगा। ग्लोबल प्लान क्या है, WHO UN जो रीजनल कमीशन टू गाइड द ग्लोबल रोड सेफ्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है, UN रेजोल्यूशन 74/299 टारगेटिंग 50% रिडक्शन इन द रोड डेथ एंड इंजरी बाई 2030। यह है UN का भी। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड सेफ सिस्टम अप्रोच भी है। आपको बस कभी ये पूछे तो ये भी लिख देना कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है वो भी सपोर्ट करता है कि रिडक्शन इन द रोड डेथ एंड रोड एक्सीडेंट। चैलेंजेस क्या है हमारे यहाँ, जो हाई जो फर्टिलिटी रेट,
फर्टिलिटी इंजरी बर्डन जो 11% ग्लोबल जो रोड फर्टिलिटी होता है 2022 इंडिया में जो था वो 11% होता है। ओवर स्पीडिंग एंड रेकलेस जो ड्राइविंग जो है स्पीड जो ओवर स्पीडिंग का वन ऑफ द जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इसका रोड सेफ्टी में है। उसके बाद लैक ऑफ द ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट वीक इन्फोर्समेंट ट्रैफिक लॉ लीड्स टू द वाइड स्पीड हेलमेट एंड सीट बेल्ट नॉन कंप्लायंस, जिसके वजह से भी एक्सीडेंट होने के बाद जो होता है जो इंजरीज और ट्रॉमा जो बढ़ जाता है। इन एडुकेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द ग्राउंड ग्रोइंग व्हीकल पॉपुलेशन, अपना जो ओनरशिप जो है प्राइवेट व्हीकल जो है वो बढ़ गया है कंपेयर टू पब्लिक दो। सो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑल्सो रीजन। डिफेक्टिव जो व्हीकल एंड लैक ऑफ द सेफ्टी फीचर, मैनी व्हीकल स्पेशली लो कॉस्ट मॉडल लैक इसेंशियल सेफ्टी फीचर जैसे कि ABS होता है, एयर बैग्स वगैरह होता है, ये सब मेकिंग देम हाई अनसेफ हो जाता है। वीक पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी का केयर, नियरली 50% जो एक्सीडेंट विक्टिम डाई ड्यू टू द डिलेड मेडिकल। तो इसके लिए बोला है कि जो हमको गोल्डन आवर में हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जो 50% एक्सीडेंट जो विक्टिम्स डाई ड्यू टू द डिलेड मेडिकल असिस्टेंस। की मेजर्स टेकन बाय द इंडिया टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी, जो अमेंडमेंट टू द मोटर व्हीकल में स्ट्रिक्टर पेनल्टी फॉर वायलेशन, आइडेंटिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ द जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करना और रेक्टिफाई करके प्रोन एरिया को सबको मतलब अवेयर करना है कि दीज आर द मोर प्रोन एरिया। नेशनल रोड जो सेफ्टी पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया हमने। ड्राइविंग जो ट्रेनिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर जो है डिट्स जो होता है एंड ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ स्किल बेस्ड लाइसेंसिंग, ये हमने लॉन्च किया है। एडवांस व्हीकल सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है उसको लॉन्च किया और अवेयरनेस कैंपेन है। रिकमेंडेशन द सेफ्टी अप्रोच ऑफ द ग्लोबल प्लान फॉर द रोड सेफ्टी 2021-2030, जो सेफ्टी सिस्टम अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन एरर इज इनवाइबल बट एम टू इंश्योर दैट रोड जो क्रैशेस डू नॉट रिजल्ट इन फैटिलिटी और द सीरियस इंजरी। तो क्या क्या जो रिकमेंडेशन है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर लैंड यूज प्लानिंग होना चाहिए, सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके बाद सेफ व्हीकल्स होने चाहिए और उसके बाद सेफ रोड यूज होना चाहिए और उसके बाद पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसी के साथ ये सारे जो बड़े जो टॉपिक्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब छोटे टॉपिक्स पे आते हैं। इंडियन सिक्योर कितना 14% है तो ग्लोबल रेमिटेंस 14.3% है ग्लोबल रेमिटेंस। कौन देता है ग्लोबल रेमिटेंस का रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। और ये जो होता है और ये ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है कि रेमिटेंस से रिलेटेड जो है कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक का ये याद रखना है। 14.3% के साथ ही इंडिया जो है इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे पे चाइना, चौथे पे पाकिस्तान, फिलीपींस और पाँचवें पे जो है वो पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता है। स्केल ऑफ द माइग्रेशन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद ओवर 18 मिलियन जो इंडियन लिविंग अब्रॉड। 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से 18 मिलियन जो इंडियन जो होते हैं अब्रॉड में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो गवर्नमेंट टू बोरो 3.94 लाख करोड़ वाया द ट्रेजरी बिल। तो देखिए गवर्नमेंट का प्लानिंग है इतना रुपए बोरो करने का मार्केट से, उसी के रिगार्डिंग है। तो आरबीआई क्या है, नोटिफाई द कैलेंडर फॉर द इशूइंग ट्रेजरी बिल वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेड किया जा सकता है मार्केट में, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है। एक्नॉलेजिंग द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन, जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर डेट का ऑब्लिगेशन होता है, इशू करता है आरबीआई इसके ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू थ्रू एन ऑक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक ई कुबेर प्लेटफॉर्म। मेजर पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स होता है, प्राइमरी डीलर होता है, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइमरी डीलर डिक्लेयर बाय द आरबीआई इटसेल्फ, और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, म्यूचुअल फंड, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स होता है। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखिए, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कि जिसका भी लेस देन 1 ईयर जिसका भी मैच्योरिटी होता है, दे आर कॉल्ड द शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एग्जांपल में जैसे ट्रेजरी बिल हो गया और उसके बाद सीएमबी जो कैश मैनेजमेंट बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट, कभी भी जो से जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू, मतलब जैसे मान लो कोई 100 रुपये का, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि इसका 100 रुपये का मान लो ये ट्रेजरी बिल है, जो आपको 100 रुपये गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल का एक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो जनरली जो 100 रुपये का रहता है ना, उसको ये क्या करते हैं ना कि 90 रुपीज़ में मार्केट में देते हैं, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। किसको? पब्लिक को 10 रुपये का डिस्काउंट करते हैं। पर जब गवर्नमेंट खरीदती है इसको
तो ये इसको पूरा 100 रुपीज़ खरीदती है, तो एक्चुअल में उसको 10 रुपये का वही जो फ़ायदा होता है। और उसके बाद मैच्योरिटी के बाद जिसको जितना उसके फ़ायदा होता है उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे मिलते हैं। इशूड 3 टेन्योर में कितना 91 डेज 182 है और 364 डेज़ के 3 टाइम जो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसको इशू किया जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है, मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज, ये याद रखना, मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज। इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 टू मीट द टेम्प्रोरी मिसमैच ऑफ इट्स कैश फ्लो। जो कैश फ्लो जो गवर्नमेंट का जो कैश का जो फ्लो था ना उसको टेम्प्रोरी मिसमैच का हो गया था, इसलिए इन्होंने 2010 में CMB को लॉन्च किया था। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, डेटेड सिक्योरिटी और उसके बाद स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 और मोर ईयर। ई जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, डेटेड सिक्योरिटी हो गया। डेटेड सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स्ड और द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा और उसके बाद एक रहता है जो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट होता रहेगा, तो दैट इज़ द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द फेस वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये का जो है तो वो 100 रुपये का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे कि ट्रेजरी बिल में 90 रुपीज़ का दे के फिर उसके बाद 100 रुपये का खरीद रहे, ये फेस वैल्यू पे ही मिलेगा ऑन हाफ ईयरली बेसिस विद मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 5 टू कितना 40 ईयर्स का होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन डेटेड सिक्योरिटी इशूड बाई द स्टेट गवर्नमेंट विद हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट। Note, in India, the central government issue both treasury and bonds or dated security, while the state government issue only bonds and dated security. कॉल क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ट्रेजरी बिल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एयर जो RBI रिलीज लिस्ट ऑफ द NBFC इन द अपर लेयर फॉर 2024-25 के लिए। देखिए क्या अपर वंस NBFC इज क्लासिफाइड एज वही NBFC UL, इट इज़ सब्जेक्टेड टू इन्हेंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर। तो यही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कि जब उसको अपर लेयर में उसको डाल दिया जाता है तो इन्हेंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर। इसका देखेंगे कि हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया है इसी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए बेस लिए कौन कौन से स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द NBFC, उसके स्केल बेस्ड पे कितना रेगुलेशन, कितने ज़्यादा उनका मार्केट है, कितना बड़ा वो NBFC अपने आप में है, उसके अकॉर्डिंग पे है ये। तो बेस लेयर NBFC नॉन डिपॉजिट NBFC होते हैं विथ एसेट साइज कितना 1000 करोड़ से कम। NBFC पीयर टू पीयर NBFC अकाउंट एग्रीगेटर, ये एग्जांपल के तौर पे है। मिडिल में होता है जो डिपॉजिट टेकिंग होते हैं NBFC इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। NBFC विथ एसेट साइज ऑफ मतलब साइज अब 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 या 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, मिडिल वाले आते हैं। अपर में क्या होता है कि NBFC आइडेंटिफाई बाई RBI बेस्ड ऑन द पैरामीटर, इसी वाले में जो है वो ऊपर इसी के बारे में बात किया है। NBFC आइडेंटिफाई बाई RBI बेस्ड ऑन द पैरामीटर एंड स्कोरिंग मेथडोलॉजी एलिजिबल NBFC इज टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। और उसके बाद टॉप लेयर वाले क्या हो देते हैं, आइडियली रिमेन इम्पटी, और उसके बाद सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पोटेंशियल सिस्टमिक जो रिस्क फ्रॉम द स्पेसिफिक NBFC इन द अपर लेयर इन द ओपिनियन ऑफ RBI। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है NBFC क्या होता है, ये प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है NBFC के बारे में। रजिस्टर्ड अंदर किसके अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी एक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंगेज करना है लेंडिंग एक्टिविटी बट एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूशन में मेनली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्टिविटी और ट्रेडिशनल ट्रेडिंग गुड्स वगैरह में है करता है। और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड द सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फ्रॉम द बैंक कैसे है, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट नहीं रहता है कि ओवर टाइम जैसे मुझे आज मैंने आपके पास डिपॉजिट किया हुआ है तो जब मुझे पड़ेगा वो जरूरत में मांग लूँगा। एक्सेप्ट ओनली क्या, टर्म डिपॉजिट मतलब एक पर्टिकुलर 5 साल 10 साल, एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू द चेक को कभी भी ये इशू नहीं कर सकते ऑन देम सेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द NBFC। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक क्या है कि बैंक नेट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल लॉन्च द रिवेम्ड ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट। इसको देख लेते हैं क्या होता है। कंसोलिडेट्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑक्शन प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑफर द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर द बायर एंड इन्वेस्टर टू डिस्कवर वाइड रेंज ऑफ द एसेट। इसी को बोलते हैं बैंक नेट, जो इसको बस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये लॉन्च किया, ये याद रखना है। PPI क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। Prepaid payment instrument are the instrument that facilitate the purchase of the goods and services, conduct of the financial services, enable remittance facility etc. against the value stored therein। जितना आप उसमें वैल्यू स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप खरीदेंगे। देखते हैं रोल ऑफ द ट्रेड इन द रिड्यूस फूड इनसिक्योरिटी। ट्रेड का क्या रोल है, देखिए जितना ज़्यादा ट्रेड होता है तो जब कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं जहाँ पे कि बिल्कुल भी
जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं है और उसके बाद कन्फ्लिक्ट जोन है, तो वो हेल्प करता है ट्रेड, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि सप्लाई, जो सस्टेनेबल सप्लाई कैन इंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी 30% ऑफ द अफ्रीका सेरल नीड्स आर मेड थ्रू इम्पोर्ट्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेबलाइज प्राइस एंड मार्केट। ब्लैक सी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था यूएन और टर्की के जो उसमें ड्यूरिंग द रसिया यूक्रेन वॉर, तो वो भी हेल्प किया। चैलेंजेस क्या है? हायर कॉस्ट होता है, हायर इंपोर्ट डिपेंडेंसी, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। शॉर्ट टर्म जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म टू कम्बैट द सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस इसमें कुछ है नहीं। बस ये एक डेटा याद रखना कि 30% अफ्रीका के जो सेल नीड्स आर मेड थ्रू द इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं कि रिवाइज्ड ओपन मार्केट जो सेल स्कीम जो होता है डोमेस्टिक पब्लिक पॉलिसी फॉर 24-25 में है। ओपन मार्केट जो सेल स्कीम्स क्या होता है ये देख लेते हैं। अंडर दिस स्कीम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल सरप्लस फूड। अब ये देखिए ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओपन मार्केट मतलब मार्केट में जो एफसीआई जो है वो खुद अब बेचना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल पोल इन द ओपन मार्केट वाया ई ऑक्शन एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। एम क्या रहता है? कंट्रोल करना मार्केट प्राइस कर्व इन्फ्लेशन। आइए इसको बताता हूँ। सपोज दैट कि ये एफसीआई का जो गोडाउन है उसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें बहुत सारे पीडीएस वगैरह के लिए जाता है। सबसे पहले तो यहाँ से जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन के बाद जो है तो ये प्रोक्यूर करती है जो एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट। अब ये प्रोक्यूर करने के बाद ये एफसीआई के जो गोडाउन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें रखा जाएगा। अब एफसीआई के या तो पीडीएस के लिए जाएगा। अब इसके पास फिर भी बहुत सारे सरप्लस है। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है किसी भी जैसे वीट का मान लो प्राइस बढ़ गया क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, तो उस टाइम पे ये उसको रिलीज़ करेगी और इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसको टू कंट्रोल मार्केट प्राइस एंड कर्व इन्फ्लेशन के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट जो है अपना 1964 के अकॉर्डिंग बना है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट विस्तार किसने लॉन्च किया है। तो आईआईटी मद्रास पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर ऑन द प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का फुल फॉर्म याद रखना, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंस द डिसीजन मेकिंग एंड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स रिपोर्ट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देता है। रिपोर्ट उसने रिलीज किया है। लीड्स क्या होता है? लीड्स आर द कंसीव्ड ऑन द लाइन ऑफ द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जो तो वर्ल्ड बैंक का उसके अकॉर्डिंग बना है। ये कुछ उसके की पिलर्स हैं, ये देखना। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये सब है। बाकी और तो ये सब जो दिया है किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एंटिटी जो लॉकर क्या होता है। एंटिटी लॉकर इज द सिक्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन एंड सिंप्लीफाइड स्टोरेज शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बस इतना याद रखना, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड द एंटिटी लॉकर। किसने डेवलप किया है? बस ये याद रखना, MIT ने। जेड मॉर्थ टनल क्या है? जेड मॉर्थ टनल किसको कनेक्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर है इनॉग्रेटेड जेड मॉर्थ टनल इन द गंडेलबाल सोनामार्ग एरिया इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड बाय BRO कम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2015। उसके बाद ये स्पैनिंग कितना 12 किलोमीटर का है, स्टेटमेंट पे पूछ सकता है। मेनली 6.4 किलोमीटर माइन टनल, जो माइन का जो टनल है वो कितना 6.4% का है। श्रीनगर को सोनामार्ग से श्रीनगर एंड सोनामार्ग इन रूट टू लेह, मतलब लेह जाने के लिए जो श्रीनगर से सोनामार्ग वाला जो एरिया है उसको ये कनेक्ट करेगा। बनिहाल पास जो है तो बनिहाल पास है द पास 2.35 किलोमीटर रोड सेक्शन कितना ऑफ द नेशनल हाईवे 44 इन द जम्मू कश्मीर, ये तो पूछ सकता है। जम्मू का जो नेशनल हाईवे जो है 44 आल्सो ओल्ड नेशनल हाईवे 7 जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ पे? ये देखो क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? रायसी जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे। उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला रिंग रोड है प्रोजेक्ट, उसी के पार्ट किसका पार्ट है? ये उधम सिंह श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। इनका 331 मीटर एबव द अंजी रिवर के ये ऊपर है। एग्जैक्टली ट्रिब्यूटरी किसकी है? अंजी रिवर है थेनाब की। इनहेंस करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन कटरा और कश्मीर वैली। इसी के साथ पूरा इकोनॉमी का हमने टॉपिक से सारे कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड PYQs, करीब 25 के आसपास, 25 से ज़्यादा PYQs इसके अंदर हैं। एक को देखेंगे, मैं सारे को तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगर सारे पढ़ने लगूंगा तो करीब 30 मिनट एक्स्ट्रा और हो जाएगा और 1.5-2 घंटे का लेक्चर का कोई मीनिंग है नहीं, इतना ज़्यादा ये प्रोडक्टिव है नहीं। तो बस इससे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको जाके देखना,
उसको पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 22 का क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, इधर इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखिए गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मनी जो है मार्केट में जो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट जो आरबीआई होता है वो आरबीआई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेचेगा मार्केट में, सो दैट जितना मनी है मार्केट में जो रुपीज़ है उसको वो ले सके। पर यहाँ पे उन्होंने उल्टा स्टेटमेंट दिया है, तो पहला कटते ही इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा और तीसरा, इफ़ द रुपीज़ इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, पहला टॉपिक हमने रुपीज़ डेप्रिसिएशन पढ़ा था। आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, हमने सही बात है। देखिए रुपीज़ डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि रुपीज़ जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू डॉलर इन द मार्केट, या तो एनी अदर करेंसी, ग्लोबल करेंसी या तो जो भी डेवलप्ड करेंसी है। तो यहाँ पे अगर रुपीज़ ज़्यादा है मार्केट में और जो ये डॉलर कम है, तो इस केस में क्या करेगा ना कि वो आरबीआई जो है मार्केट में डॉलर को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेगा। तो इफ़ द रुपीज इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट इज करेक्ट। इफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज़ लाइकली टू इंक्लूड आरबीआई टू बाई डॉलर। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब डॉलर का जो होता है वो प्राइस भी कम होता है ना, इंटरेस्ट रेट जब वहाँ पे रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में कम होता है, तो ये दोनों जो होता है करेक्ट हो गया और पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपीज़। कौन कौन से आते हैं, तो इनकरेज द इंडियन बॉरोवर टू इशू, कौन सा स्टेप नहीं लेगा आरबीआई जब आरबीआई मतलब रुपीज़ वही डेप्रिसिएशन हो गया। तो कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ द नॉन इसेंशियल गुड्स एंड, तो ठीक है हमने तो ये बात किया ही है कि जो इम्पोर्ट का रेशनलाइजेशन करना है, सो दैट जो होता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बैलेंस कर किया जा सके। तो पहला तो गलत हो गया। इनकरेज इंडियन बॉरोवर टू इशू रुपीज़ डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, रुपीज़ डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड करेंगे, और उसके बाद ये हो गया। तो जो हम लोग अगर मसाला बॉन्ड करेंगे इशू, तो वहाँ से तो हम लोग को डॉलर मिलेगा, तो ये भी तो अच्छा मतलब ये पॉजिटिव हो गया। हमको नेगेटिव ढूंढना है। क्या पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट, कौन सा नहीं ले रहा है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करेंगे तो और ज़्यादा जो है तो रिड्यूस होगा, मतलब डेप्रिसिएट करेगा। तो ये दिस इज द आंसर। फॉलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द नॉमिनल जो है था नीर के बारे में बात किया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज़। तो देखिए पहला जो वाला जो ऑप्शन है कि एन इंक्रीज द नॉमिनल नीर का जो इंडिकेट द एप्रिसिएशन करेक्ट है। देखिए जो नीर जो होता है ना कि ये नीर मतलब होता है कि एन अनएडजस्टेड जो वेटेज जो एवरेज रेट एट विच वन कंट्री करेंसी जो होता है एक्सचेंज फॉर द बास्केट ऑफ द मल्टीपल फॉरेन करेंसी, मतलब एक दो बास्केट को खरीदने के लिए दो करेंसियों के लिए दो कंट्रीज़ के करेंसी को कितना लगता है उसी को नीर बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नीर बढ़ गया, इसका मतलब है कि मेरा जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ गया किसी भी करेंसी का, तो ये वाला करेक्ट हो गया, मतलब हमारा जो रुपीज़ है अप्रिसिएट हुई है। एंड इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। देखिए रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज, देखिए इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो होता है बिकम मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, इस केस में एक्सपेंसिव हो जाता है, और इंपोर्ट जो होता है वो चीपर हो जाता है। तो ये दूसरा वाला जो है गलत हो गया, तो दूसरा को इनकरेक्ट होते ही ये सी इसका हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे के जितने भी हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, आप लोग इसको एक एक सॉल्व करते जाइए। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना है, 26 क्वेश्चन है, मतलब सारे मेजर टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऊपर टॉपिक्स हमने पढ़ा, नीर और रीर हमने पढ़ा था ऊपर, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ई रुपीज़ हमने पढ़ा था वहाँ पे CBDC वाले क्वेश्चन में, याद करिए उस पर भी डाल दिया था। फुल कन्वर्टेबिलिटी मतलब एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था ऊपर, हमने डाल दिया। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी डाला था हमने, ये वाले इंडियन रुपीज़, वही उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है एक्सचेंज रेट वगैरह पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने ये डाल दिया है। और उसके बाद एक एक्सचेंज रेट का सेम क्वेश्चन ये CDS का है, इसको भी डाल दिया है। फ्यूचर फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटकॉइन के बारे में पास किया है, वहाँ पे पूछा है CBDC में अलग अलग की जो सेंट्रलाइज है, नॉन सेंट्रलाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल जो बैंक के द्वारा जो कोई भी करेंसी मार्केट में लाई जाते हैं उसके बारे में। उसके बाद एक्सचेंज रेट यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया क्या होता है। इंडियन करेंसी नोट्स इशूज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द, ये सब देखिए फिक्स्ड है, जो हमारे यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं, ये गलत हो गया। प्रोपोर्शनल रिजर्व्स के तो मिनिमम आपको ये ध्यान में देना है कि कैसे करते हैं।
नेक्स्ट इसी के साथ देखिए मैंने सारे जो होलसेल WPI देखो हमने पढ़ा है, WPI CPI PPI तीनों पढ़ा था, इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है। होलसेल वाला फिर यहाँ पे देखिए यहाँ WPI वाला यहाँ पे CPI ये सब मैंने डाल के रखा है। इंडस्ट्रीज का वो देखो NSSO का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये है। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी पूछा है इससे रिलेटेड। रेमिटेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट रेमिटेंस हम लोग को कहाँ से है, ये जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है इस बार। दूसरे नंबर पर जो है कौन है, मैक्सिको है। तीसरे नंबर पर है चाइना। चौथे नंबर पर है फिलीपींस और 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। तो इसके अकॉर्डिंग में ये भी देख सकते हैं। उसके बाद रेमिटेंसेस इसके रिपोर्ट कौन देता है हमने ये देख लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहते हैं, दो आर ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, मतलब सेंट्रल जो बैंक RBI जो उसका इंट्रोड्यूस करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म हमने ये देख लिया। ट्रेजरी बिल के बारे में हमने पढ़ा, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी। उसके बाद जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल जो NBFC के बारे में हमने पढ़ा, कैसे NBFC काम करती है, जो कंपनी एक्ट के अंडर में आती है किसी। और उसके बाद दे आर नॉट डिपॉजिट टेकिंग, दे आर नॉट डिमांड, मतलब डिपॉजिट टेकिंग नहीं रहता है। और उसके बाद ये देखिए NBFC के बारे में ही दूसरा क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। ये पूरा समय लग गया इसको अपलोड करने में, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो लेक्चर होता है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मुझे ज़्यादा समय देना पड़ता है। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि कुछ ऐसे अपलोड करूं जो कि बस एक जैसे टाइम पास हो जाए कि मैंने बस अपलोड कर दिया पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ। अब जितने भी लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जल्दी जल्दी करके इसको कुछ ही दिन में जनवरी का पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।